आप सभी एस्पिरेंट्स का चाहे इंग्लिश मीडियम के हो या हिंदी मीडियम के, आपके अपने इस चैनल लक्ष्य टू द पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है क्लाउड सीडिंग यानी मेघ विजन। जी हाँ, जैसा कि हम इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट सेक्शन को लेकर के क्रैश कोर्स को लेकर के चल रहे थे और उसमें हम एनवायरनमेंट चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें का ये थर्ड सब टॉपिक है। अब ये जान लेते हैं कि इस टॉपिक को पढ़ना जरूरी क्यों है। तो हाल के 1-2 सालों में इसको लेकर के वैज्ञानिकों के बीच में काफी ज्यादा मतभेद उभरे हैं, इसलिए यह हाल के वर्षों में चर्चा का कारण रहा है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन यह है कि 2019 के बाद से इस टॉपिक पर कोई भी यूपीएससी ने क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो इसलिए यह टॉपिक और भी इंपॉर्टेंट हो गया है। नेक्स्ट, अगली चीज ध्यान रखेंगे, खासकर यह टॉपिक उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो लड़के केवल क्रैश कोर्सेज के माध्यम से ही यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं या स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स को पास क्वालिफाई करना चाहते हैं बिना कोचिंगों में गए। तो हम इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो लड़के कोचिंग पढ़े हैं वे इस लेक्चर को ना सुने, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका टॉपिक एक तैयार हो जाएगा एग्जामिनेशन से। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्लाउड सीडिंग होता क्या है। अगर सिंपल भाषा में इंट्रोड्यूस किया जाए तो यह एक टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करके आर्टिफिशियल रेन को प्रमोट किया जाता है। जी हाँ, इस टेक्निक का इस्तेमाल हमारे साइंटिस्ट करते हैं आर्टिफिशियल रेनिंग में। आप सभी पृथ्वी के या अर्थ के एनवायरनमेंट से परिचित होंगे कि कुछ हिस्सों में ज्यादा बरसात होती है, कुछ हिस्सों में सूखा पड़ा रहता है। तो जहां सूखा पड़ा रहता है वहां पर इस टेक्निक का इस्तेमाल करके बरसात कराई जाती है और हरियाली लाने का प्रयास किया जाता है हमारे साइंटिस्ट के जरिए। यदि सिंपल बात भारत की ही अगर हम बात करें तो जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा बारिश होती है, तो वहां पे क्लाउड सीडिंग की तो जरूरत होगी नहीं, आर्टिफिशियल रेनिंग की। आर्टिफिशियल रेनिंग की जरूरत कहां होगी? राजस्थान में और महाराष्ट्र में, और यहीं पर क्लाउड सीडिंग का प्रयोग करके आर्टिफिशियल रेन को जन्म दिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे। तो यह हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब हम इसके डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं इस टॉपिक को। अगर डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यह एक प्रक्रिया है या प्रोसेस है जिसमें बादलों में या क्लाउड्स में केमिकल सब्सटेंसेस का छिड़काव किया जाता है जिससे कि वर्षा को प्रेरित किया जा सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी केमिकल सब्सटेंसेस का बादलों में छिड़काव करके बारिश को प्रेरित कराना। कैसे ये चीज होता है इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं। तो खैर, डिटेल में समझने से पहले हम ये जान लें कि इसमें कौन सी केमिकल सब्सटेंसेस का यूज किया जाता है। तो यदि हम केमिकल सब्सटेंसेस की बात करेंगे तो इसमें सबसे जो पॉपुलर नाम है दैट इज सिल्वर आयोडाइड। जी हाँ, आपके चाहे जितने भी केमिकल्स हों इसके, उसमें ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है सिल्वर आयोडाइड का। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस्तेमाल होता है पोटेशियम आयोडाइड का। फिर उसके बाद ड्राई आइस या कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है। और इधर कुछ सालों से अगर देखा जाए तो सोडियम क्लोराइड का भी इस्तेमाल करके क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया को प्रमोट किया जा रहा है। यानी क्लाउड सीडिंग प्रक्रिया क्या है? बादलों में केमिकल का छिड़काव करना और उस केमिकल के छिड़काव के जरिए रैन को प्रमोट करना। अब देखते हैं इन केमिकल्स का छिड़काव किया कैसे जाता है। जब हम इन केमिकल्स की बात करते हैं, इनके छिड़काव के लिए जो ट्रेडिशनल टेक्निक रही है वह रहा है एरोप्लेन्स के जरिए या मतलब हवाई जहाजों के जरिए या रॉकेट्स के जरिए बादलों में केमिकल्स को छिड़का जाता है। अब ध्यान रखेंगे, केमिकल को छिड़का जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये पदार्थ बादलों में जाकर के कंडेंसेशन की प्रोसेस को तेज करते हैं। और जब कंडेंसेशन का प्रोसेस तेज हो जाता है तो उसके बाद से बरसात होने की संभावना बढ़ जाती है। अब प्रश्न है कि किसका कंडेंसेशन तेज करते हैं? तो आप जानते ही होंगे कि जहां बादल होते हैं आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वहां पे जो हवा है उससे ये नमी को सोखते हैं और नमी को सोख करके उसको कंडेंस करते हैं। और वो जब नमी बारिश की बूंदों के रूप में संघनित होकर के कंडेंस होकर के आ जाती है तो वही बरसात के रूप में गिरती है, मतलब वही चीजें गिरती हैं धरती पर। अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में एक्सपेंड करते हुए समझते हैं। तो अगर देखा जाए तो क्लाउड सीडिंग के लिए 2 प्रकार के टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है। सबसे पहला है दैट इज द कोल्ड क्लाउड सीडिंग और दूसरा है वार्म क्लाउड सीडिंग। वार्म क्लाउड सीडिंग, अब यह पद्धति चल रही है जो सबसे पुरानी है कोल्ड क्लाउड सीडिंग ही है और सबसे पॉपुलर कोल्ड क्लाउड सीडिंग है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोल्ड क्लाउड सीडिंग के जरिए कैसे क्लाउड सीडिंग को बढ़ाया जाता है या आर्टिफिशियल रेन को बढ़ाया जाता है। तो इसमें इस्तेमाल किया जाता है सिल्वर आयोडाइड के पार्टिकल्स का। ये बादलों में बर्फ के क्रिस्टल के रूप में कार्य करते हैं, यानी कि एक बार सिल्वर आयोडाइड को ले जाकर के किसके जरिए, एरोप्लेन्स के जरिए या रॉकेट्स के जरिए बादलों में छिड़काव कर दिया गया।
वहां पे ये बर्फ के क्रिस्टल, आइस के क्रिस्टल्स के रूप में कार्य करते हैं। सेंटेंसेस को ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं बार बार रिवाइज भी कर रहा हूं एक एक पॉइंट्स को। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये जो केमिकल सब्सटेंस है, यानी कि सिल्वर आयोडाइड के पार्टिकल्स, ये आसपास के जो हवा में नमी होती है उसको सोखते हैं, और पानी की बूंदें इन क्रिस्टल्स पर कंडेंस हो करके बर्फ के कण बनाती हैं, यानी आइस के पार्टिकल्स बनाती हैं। अब ध्यान रखिएगा, और यही अंततः पिघल करके बरसात के रूप में गिरते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिल गया कि कोल्ड क्लाउड सीडिंग के में किस केमिकल का इस्तेमाल होता है, दैट इज सिल्वर आयोडाइड। अब देखें वार्म क्लाउड सीडिंग क्या है, बस तरीका वही है, बस इसमें जो केमिकल इस्तेमाल होता है इसमें सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल होता है। बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस है कोल्ड क्लाउड सीडिंग और वार्म क्लाउड सीडिंग में, उसको ज्यादा आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आप जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, ना कि रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पर किसका इस्तेमाल होता है, सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, तो ये दो टेक्निक्स आप ध्यान रखिएगा। अब पॉइंट है कि इस क्लाउड सीडिंग से लाभ क्या है, बेनिफिट्स क्या है, या इस क्लाउड सीडिंग से ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो सबसे पहली चीज बात करें तो आर्टिफिशियल रेन को प्रमोट किया जाता है, यानी सूखे क्षेत्रों में वर्षा को बढ़ाना, ये पहला है। दूसरा अगर इसकी हम बात करें तो क्या इसका बड़ा लाभ है, तो जलाशय और नदियों के स्तर को बढ़ाना, यानी कि जो रिजर्वायर्स हैं या रिवर्स हैं जहां पे पानी का लेवल बहुत नीचे आ चुका है, उन रिजर्वायर्स और रिवर्स में पानी के भराव में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सिंपल अभी टफ वाला बोल रहा हूं। फिर उसके बाद अगला बेनिफिट क्या है, तो कृषि उत्पादकता को बढ़ाना। जाहिर सी बात है आर्टिफिशियल रेन के जरिए सूखे क्षेत्रों में एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जाता है। अगर इंडिया की ही मैं बात करूं तो राजस्थान में और महाराष्ट्र में क्लाउड सीडिंग के जरिए आप देखा जाए एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को काफी हद तक बढ़ाया गया है। फिर उसके बाद क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस में अगर पानी की कमी हो रही है तो उन क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल होता है। मैं आपको बता दूं एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऑस्ट्रेलिया का तस्मानिया आपने सुना होगा, पिछले 40 सालों से ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया में इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट, यदि हम बात करें तो अमेरिका ने भी 1962 में, इसके बाद का एक एग्जांपल है, अपने यहां प्रोजेक्ट स्काई वाटर चलाया था। वहां पे आप जानते ही हैं कि ओला बरसात और काफी ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तो उससे निपटने के लिए उसने स्काई वाटर का इस्तेमाल किया था। यानी क्लाउड सीडिंग कोई नई प्रोसेस नहीं है, 1962 से इस्तेमाल हो रही है। तो ये तो हुई इसका ऑब्जेक्टिव्स। जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं अगर फुलफिल हो रहे हैं तो वही इसके लाभ भी होंगे, और जाहिर सी बात है लगभग लगभग साइंटिस्ट इस टेक्निक के जरिए इन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने में सफलता अर्जित किए हैं। अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में एयर पोल्यूशन को दूर करने के लिए ही 2022 में इस टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था कि आर्टिफिशियल रेनिंग को, क्लाउड सीडिंग के जरिए आर्टिफिशियल रेनिंग कराई गई थी दिल्ली में, जिससे कि जो वहां का वायु प्रदूषण है या एयर पोल्यूशन है वह कम हो गया था। तो ध्यान रखेंगे इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और ये कई ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर रहा है। अब ध्यान रखेंगे अब इसके नुकसान क्या है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हाल के 2-3 वर्षों में साइंटिस्ट के बीच में आपसी मतभेद चल रहा है इस विषय को लेकर के, तो इसके कुछ नुकसान भी होंगे, इसीलिए तो हम इसको इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट चैप्टर के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो सबसे बड़ा नुकसान क्या दिखाई दे रहा है, प्रदूषण। एक तरफ मैंने बताया कि एयर पोल्यूशन को कम करने में मदद कर रहा है, दूसरी तरफ मैं क्या कर रहा हूं कि यह प्रदूषण को बढ़ा रहा है। जी हाँ, यह वाटर पोल्यूशन को और सॉइल पोल्यूशन को बढ़ाने में अपनी एक अहम भूमिका निभाता है। बातें आप समझ गए होंगे। अब कैसे निभाता है, तो इसके नेगेटिव इंपैक्ट्स दिखाई देते हैं सिल्वर आयोडाइड्स के पेड़ पौधों पर और पशु पक्षियों पर। फिर उसके बाद दूसरा बड़ा लाभ क्या दिखाई दे, नुकसान क्या दिखाई दे रहा है, तो दूसरा है ह्यूमन हेल्थ पे, यानी मानव स्वास्थ्य पे। अगर हम अपनी बात करें तो इससे श्वसन संबंधी बीमारियां, जो रेस्पिरेटरी डिजीजेस हैं या पेट से संबंधित बीमारियां हैं, उनके बढ़ने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। फिर उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, यानी कि जो इकोसिस्टम है, हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है, उसमें विकृति दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों, अब आप सिंपल सी बात मानिए कि जहां पे रेगिस्तान है वहां पे आर्टिफिशियल रेनिंग कराई जाएगी तो वहां पे जो सूखे में उगने वाले पौधे हैं वो क्या होंगे, डिस्ट्रॉय होंगे, या फिर ऐसे जो जीव जंतु हैं जो कि सूखे में ही रहना पसंद करते हैं उन पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। एक इंबैलेंस क्रिएट किया, वहीं कोई नए जीवों की उत्पत्ति हो जाएगी, तो एक तरफ कुछ जीव जंतु ज्यादा बढ़ जाएंगे और कुछ जो है बिल्कुल ही लगभग समाप्त हो जाएंगे। तो इसके भी कुछ नेगेटिव इंपैक्ट्स दिखाई दे सकते हैं एनवायरनमेंट पे। तो ये सारे जो चीजें हैं क्लाउड सीडिंग से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा।
और इसी के साथ मैं इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करूंगा और फिर अब देखते हैं हम 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो जब हम इसके 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं तो इसमें कौन सी बातें दिखाई देती हैं, ध्यान रखिएगा, छोड़िएगा नहीं, क्योंकि अभी पिछले लेक्चर के जो क्वेश्चंस हैं उसके भी आंसर रिलीज करूंगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह है कि मेघ विजन प्रक्रिया में या क्लाउड सीडिंग प्रोसेस में किस केमिकल सब्सटेंस का यूज सबसे ज्यादा होता है। ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी मैग्नीशियम सल्फेट। बोर्ड पे आप देखते रहेंगे, मुझे देखने की जरूरत नहीं है। फिर सेकंड क्या है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लाउड सीडिंग, मेघ विजन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए वायु प्रदूषण को कम करना, समझ गए होंगे इंग्लिश मीडियम वाले, आप देख सकते हैं जलाशयों और नदियों में जल स्तर को बढ़ाना, यानी रिजर्वायर्स और रिवर्स में वाटर लेवल को बढ़ाना। सी मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाना, यानी कि टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, वनस्पतियों की वृद्धि को बढ़ावा देना। पॉइंट्स आप देखते रहे। तो चारों में से जो ऑप्शन सही होगा आप लगाएंगे, हालांकि सभी सही दिख रहे हैं, लेकिन इसमें से जो सबसे ज्यादा ऑप्टिमम रूप से सही है उसी को आप आंसर में लगाएंगे। यूपीएससी अक्सर ऐसे क्वेश्चंस पूछ देता है कि जिसमें कि सारे ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन उसमें से सबसे सुटेबल आपको टिक लगाना होता है। फिर उसके बाद क्या है, थर्ड क्वेश्चन है क्लाउड सीडिंग की प्रोसेस में रासायनिक पदार्थों का छिड़काव कैसे किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन यहां दिया गया है। फिर क्या है, क्लाउड सीडिंग के प्रभावों का अध्ययन किस पर किया जा रहा है। ऑप्शन ए केवल पर्यावरण एनवायरनमेंट पे, केवल स्वास्थ्य पे, ऑप्शन सी पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों पर, डी केवल कृषि पर। फिर उसके बाद है क्वेश्चन 5, भारत में किन राज्यों में मेघ विजन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन मैंने बताया है, पीछे चैप्टर पढ़े होंगे तो आप देख सकते हैं। हालांकि क्वेश्चंस बहुत छोटे हैं, आंसर इसके रिलीज कर दिए जाएंगे। इस बार मैंने यूपीएससी का कोई टफ क्वेश्चन नहीं उठाया, 2019 का आप पेपर उठा करके देख लेंगे। अब जब टॉपिक आपका क्लियर हो चुका है तो कोई भी कितना भी टफ क्वेश्चन पूछे आप उसे सॉल्व कर ले जाएंगे। अब हम आते हैं जो कल का लेक्चर था उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जी हाँ, तो इसमें से कल के जो क्वेश्चन थे उसमें था, सबसे पॉपुलर क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ डिकम्पोजर। ऑप्शन है डी ग्रास। फिर उसके बाद है सेकंड का आंसर है ऑप्शन ए दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। फिर उसके बाद थर्ड का आंसर है न्यूट्रिएंट साइकिल। थर्ड क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ डिकम्पोजर्स। ए फोटोसिंथेसिस, बी न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, सी नाइट्रोजन फिक्सेशन, डी वाटर एब्जॉर्प्शन। तो ऑप्शन बी होगा, ध्यान रखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 था हाउ डू डिकम्पोजर्स कंट्रीब्यूट टू सॉइल फर्टिलिटी। ध्यान रखेंगे, इसका ऑप्शन है बी बाय कन्वर्टिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, ए बी सी। फिर उसके बाद आते हैं अगले सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्या क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड डिकम्पोजर्स इन एन इकोसिस्टम। ए अर्थवर्म, बी ट्री, सी बर्ड्स, डी फिश। आपको पता होना चाहिए अर्थवर्म, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। फिर क्वेश्चन नंबर 6 इससे भी आसान था, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ डीडीटी ऑन डिकम्पोजर्स। क्वेश्चन आप पीछे ध्यान रखे हुए हैं, यहां पर मैं केवल बस ओरली जल्दी जल्दी इसको कवर कर रहा हूं, टॉपिक आपका तैयार है, बस आंसर जानिए। 6 का आंसर है सी, इट इज द मोस्ट टॉक्सिक एलिमेंट अफेक्टिंग देयर एक्टिविटी। अब ध्यान रखेंगे डीडीटी वाले का आंसर है ये। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, which type of decomposer is responsible for decomposing the dead plants and leaves. A bacteria, B fungi, C protozoa, D fish. Answer is fungi. उम्मीद करता हूं कि 7 क्वेश्चन समझ गए होंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन था आपका कंसिडरिंग द इंटरडिपेंडेंस विद इन एन इकोसिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन डिकम्पोजर पॉल्यूशन ऑन द डेट्रिटस फूड चेन। इसका आंसर है बी एक्युमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट leading to soil degradation and reduced plant growth। ध्यान रखिएगा। फिर उसका अगला क्वेश्चन है जो कि मैं बोल नहीं पाया था लेकिन आपका लिखा हुआ था, टॉपिक वहां पे लिखा हुआ था, एन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ऑब्जर्व्स अ डिक्लाइन इन सॉइल फर्टिलिटी इन अ क्रॉप फील्ड डिस्पाइट द रेगुलर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। Which of the following is the most likely explanation involving the role of decomposers। बहुत ही आसान, टफ तो नहीं था, या आसान भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल यूपीएससी नेचर का था। और इसका आंसर है एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स। जी हां, ऑप्शन ए एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैज किल्ड द डिकम्पोजर्स डिसरप्टिंग द न्यूट्रिएंट साइकिल। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर और आज का टॉपिक आपका तैयार हो गया होगा। फिर मिलते हैं नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। ध्यान रखिएगा आप लोग अपने ग्रुप में भी इसको शेयर करें, आपके जो सबसे परम प्रिय हैं। मानता हूं
कि आजकल कंपटीशन का दौर है, आप छुप करके तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन कोई गर्लफ्रेंड होगी, बॉयफ्रेंड होगा या फिर अपना भाई होगा, उसको आप दिखा सकते हैं, उसके साथ मिलकर प्रिपेयर कर सकते हैं और जल्दी ही इनके टेस्ट सीरीज भी लेकर के आऊंगा। और क्वेश्चन का लेवल आपको पता होना चाहिए कि कितना टफ मैं बनाता हूं, खासकर जो मेरे रेगुलर के स्टूडेंट्स रहे हैं। तो फिर मिलते हैं नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।